हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे हम नर्स्ट इक्वेशन देख चुके हैं। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, यानी कि साम्यता स्थिरांक नर्स्ट समीकरण के लिए। इफ द सर्किट इन Daniell cell closed, then we note that the reaction Zn solid plus Cu plus 2 aqueous gives Zn plus 2 aqueous plus Cu plus Cus। हमने जब डेनियल सेल लिया है जिंक रॉड और कॉपर रॉड के बीच में, तो उसमें होने वाली रिएक्शन जो है वो दर्शाई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिंक में से Zn प्लस 2 यानी कि जिंक में से Zn प्लस 2 आयन बनते हैं, और कॉपर Cu प्लस 2 में से क्या बनता है, Cu टेक्स प्लेस, एंड एज टाइम पासेस the concentration of Zn plus 2 keeps on increasing while the concentration of Cu plus 2 keeps on decreasing। तो यहाँ जो इक्वेशन दी है हमें, उससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही ये इक्वेशन होना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे समय निकलता जाता है, ऐसे Zn प्लस 2 की जो सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यानी Zn प्लस 2 की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है, और साथ ही Cu प्लस 2 जो है उसकी सांद्रता कम होती जाती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि किसकी सांद्रता बढ़ती है, Zn प्लस 2 आयन की, और कम किसकी होती है, Cu प्लस 2 आयन की। At the same time, voltage of the cell as read on the voltmeter keeps on decreasing। तो अब यहाँ पे हमने सर्किट में जो हमने डेनियल सेल बनाया है, इस डेनियल सेल में हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं और उसकी सहायता से हम क्या नापते हैं, वोल्टेज। तो जैसे जैसे एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल, तो समान समय पर हम यदि इसका वोल्टमीटर की सहायता से वोल्टेज नापते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 एंड Zn प्लस 2 आयंस। तो जैसे जैसे समय निकलता है वैसे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सांद्रता Cu प्लस 2 और Zn प्लस 2 आयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उस समय के दौरान समान समय पर दोनों के आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वोल्टमीटर गिव्स ज़ीरो रीडिंग, और उस समय वोल्टमीटर कौन से रीडिंग बताता है, ज़ीरो, क्योंकि उसके वोल्टेज में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। तो अब ये जो परिस्थिति आई है जिसके ऊपर वोल्टेज हमारा शून्य हो जाता है और Cu प्लस 2 और Zn प्लस 2 की आयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये हमें दर्शाता है कि इस समय पर अब कोई भी परिवर्तन न होना, यानी कि एक साम्यता, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है हमारी, ये साम्यावस्था को दर्शाती है। इन दिस सॉल्यूशन, इन दिस सिचुएशन द नर्स्ट इक्वेशन में बी रिटर्न एज। तो इस सिचुएशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, तो ई सेल इज इक्वल टू 0, यानी कि E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। Therefore E cell is equal to 2.303 RT अपॉन 2F log Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2 होगा। बट एट इक्विलिब्रियम, जब सांद्रता स्थापित हो चुकी है, तब Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2, ये क्या दर्शाता है हमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट को कैसे दर्शाते हैं हम, Kc से। एंड एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 298 केल्विन, द अबाव इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, यदि हम टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, 298 केल्विन इट मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ही वो 298 होगा, 25 प्लस 273 गिव्स 298 केल्विन।
E0 cell is equal to 0.059 V upon 2 log Kc is equal to 1.1 वोल्ट। तो इसका मान क्या होगा, हम इन वैल्यूज़ को रख दें जो पहले इक्वेशन दिखाई है उसमें, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है 1.1 वोल्ट। देयरफॉर log Kc इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट इंटू 2, जो नीचे अपॉन में 2 है उससे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में कौन जाएगा 0.059। ये हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 37.288। देयरफॉर Kc इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻37 एट 298 केल्विन, यानी कि Kc का मान आएगा 2 इंटू 10⁻37, लेकिन टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन। इन जनरल E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/NF log Kc। तो ये मान हमको समझ में आ गया है कि E0 की वैल्यू क्या होगी 2.303 RT/NF log Kc। चलिए आगे देखते हैं। Thus the above equation gives a relationship between equilibrium constant of the reaction and standard potential of the cell in which that reaction takes place। तो यहाँ पे इस उपरोक्त समीकरण क्या संबंध दर्शाता है, किसके बीच में संबंध दर्शाता है, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्यता स्थिरांक और स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी मानक विभव के बीच का वो संबंध दर्शाता है जिसमें ये अभिक्रिया हो रही है। तो इस सेल में होने वाली अभिक्रिया के लिए साम्यता स्थिरांक और इस अभिक्रिया के मानक विभव के बीच का संबंध इसमें स्थापित होता है। Thus equilibrium constant of reaction difficult to measure otherwise can be calculated from the corresponding E0 value of the cell। तो इस तरह से साम्यता स्थिरांक किसी भी अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना मुश्किल होता है। या तो हम इसको कैलकुलेट करें किसके संदर्भ में, तो हम E0 की वैल्यू के संदर्भ में हम किसी भी सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। Electrical work done in 1 second is equal to electrical potential multiplied by total charge passed। तो कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इलेक्ट्रिक वर्क जब होता है तो डन इन 1 सेकंड, कोई भी इलेक्ट्रिक कार्य 1 सेकंड में होता है, वो किसके बराबर होता है इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के गुणांक मल्टीपल के बराबर होता है। क्या होता है 1 सेकंड में किया गया इलेक्ट्रिकल वर्क। इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल देन चार्ज हैज़ टू बी पास्ड रिवर्सिबल। अब यदि इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क, यदि हम इस स्थिति में अधिक कार्य की अपेक्षा रखते हैं किसके, तो गैल्वेनिक सेल से यदि हम अधिकतम कार्य होने की अपेक्षा रखते हैं तो चार्ज हैज़ टू बी पास रिवर्सिबली, तो वो विपरीत चार्ज विपरीत दिशा में रिवर्सिबली पास करता है। द रिवर्सिबल वर्क डन by a galvanic cell is equal to decrease in its gives energy। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब रिवर्सिबल काम होता है यानी कि विपरीत दिशा में होने वाला जो कार्य होता है किसके द्वारा, गैल्वेनिक सेल द्वारा, जब विपरीत दिशा में विपरीत कार्य होता है तो वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू डिक्रीज इन अ गिब्स एनर्जी, यानी गिब्स ऊर्जा में जो कमी होती है उसके बराबर होता है। तो ये चीज़ हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क 1 सेकंड के अंदर जितना होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। तो कुल चार्ज, कुल आवेश और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव
के गुणांक के बराबर होता है। और ये कब हमें मैक्सिमम प्राप्त होता है, जब इसमें से इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क, अधिकतम कार्य हम गैल्वेनिक सेल से चाहते हैं, तो टू बी पास रिवर्सिबली, जब वो विपरीत होने लगता है तब हमको अधिकतम कार्य प्राप्त होता है। और द रिवर्सिबल वर्क, और जब रिवर्सिबल वर्क होने लगता है तो गैल्वेनिक सेल वो में होता है, तो वो किसके बराबर होता है, तो जो गिब्स ऊर्जा में कमी होती है उसके बराबर होता है। देयरफॉर इफ द EMF ऑफ द सेल इज कैपिटल E एंड NF इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, तो यहाँ पे हमारा जो E है, E क्या दर्शा रहा है, EMF यानी कि सेल का पोटेंशियल, एंड NF नंबर ऑफ मोल्स एंड फैराड इज अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, तो जो हमारा चार्ज इसमें से प्रवाहित होता है, और डेल्टा G इज़ द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पे डेल्टा G क्या है, हमारी गिब्स ऊर्जा है। तो इनके बीच में हम रिलेशन बताएं तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल, तो ये रिलेशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि डेल्टा G इज इक्वल टू यानी गिब्स ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन माइनस NF इंटू E सेल होता है। We know that E cell is an intensive parameter, but delta G is an extensive thermodynamic property and the value depend on N। तो ये हमें पता है कि इसमें से ये आंतरिक पैरामीटर है और वो बाह्य पैरामीटर होता है। थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ चुके हैं 11th में, तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ये इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेल्टा G का मान वो N के ऊपर निर्भर करता है। Thus if we write the reaction Zn solid plus Cu plus 2 aqueous gives Zn plus 2 aqueous plus Cus, तो यहाँ पे जो हमने गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिएक्शन लिखी हुई है, तो यहाँ पे डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2F E सेल, बट व्हेन वी राइट द रिएक्शन, अब हम यहाँ पे रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में दो आयनों का परिवर्तन होता है, इसलिए N की जगह हमने क्या लिखा है, 2। चलिए, तो यहाँ पे 2 लिखने पर हमें इक्वेशन प्राप्त हुई है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2Fe सेल। पर रिएक्शन हम निम्नानुसार यदि लिखते हैं, जैसे कि Zn के आगे 2 लगाया, 2Zn सॉलिड प्लस 2Cu प्लस 2 एक्वेस गिव्स 2Zn प्लस 2 एक्वेस प्लस 2Cu सॉलिड, तो यहाँ पे सबके आगे 2 है हमारा। देन द इक्वेशन बिकम्स, अब यहाँ पे N की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4, तो डेल्टा G रिवर्सिबल है इसलिए डेल्टा R लगाया है मैंने, बीच में R है, R G इज इक्वल टू माइनस 4Fe सेल, तो यहाँ पे माइनस 4 क्यों आया है, क्योंकि 4 आयन होते हैं इसलिए। चलिए, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, then E cell is equal to E0 cell, and we have delta G minus is equal to minus NF E cell। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे रिएक्शन में जो अवयव भाग लेते हैं उनके लिए हम क्या लिखेंगे, E cell is equal to E0 cell, तो हम लिखेंगे डेल्टा G माइनस इज इक्वल टू माइनस NF E सेल लिखते हैं। दस फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ E0 सेल वी कैन ऑब्टेन एन इम्पॉर्टेंट थर्मोडाइनेमिक क्वांटिटी डेल्टा G माइनस स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो मैंने लिखा है डेल्टा G 0 और उसमें माइनस का साइन है, वो क्या दर्शा रहा है, मानक गिब्स ऊर्जा दर्शाता है। फ्रॉम द लेटर वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द इक्वेशन। तो अब इसके आधार पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास समीकरण है डेल्टा G 0 इज इक्वल टू माइनस RT ln K।
तो यहाँ पे गैस स्थिरांक क्या, टेम्परेचर T केल्विन टेम्परेचर है और ln K। तो डेल्टा जी 0 ये मानक गिब्स ऊर्जा को दर्शाता है। द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस R is called conductance Z and we have the relation G is equal to 1/R। तो यहाँ पे R क्या है, R है हमारा रेजिस्टेंस, और जो हमारी गिब्स ऊर्जा होती है गिब्स वो क्या होती है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, यानी कि उसके लिए हम क्या लिखेंगे, G इज इक्वल टू 1/R लिखेंगे। और R की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, R की वैल्यू हमारे पास में PL/A। तो यहाँ पे P जो हमारा है उसके लिए हमने क्या लिखा है, 1/P इज इक्वल टू होता है कप्पा। तो यहाँ पे कप्पा A/L होगा, तो 1/P की जगह हमने कप्पा का K लिखा हुआ है। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल S। तो SI यूनिट के अंदर जो हमारी चालकता होती है, कंडक्टेंस होता है, उसको हम सीमेंस इकाई के द्वारा दर्शाते हैं और इसे हम सिंबल S के द्वारा लिखते हैं। N इज इक्वल टू ओम इन्वर्स, और वो होता है हमारा ओम इन्वर्स। और ओम इन्वर्स को हम दूसरे तरीके से इसको रिवर्स में लिख करके MHO यानी कि मोह भी लिखते हैं, और इसे हम सिंबल के द्वारा भी दर्शाते हैं। ओम इन्वर्स को कैसे लिखा जाता है, द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कोल्ड कंडक्टिविटी, यानी कि जो हमारी रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का जो इन्वर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। प्रतिरोधकता यानी कि एक प्रकार का विरोध, तो विरोध का इन्वर्स होता है चालकता यानी कि कंडक्टिविटी। एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कप्पा, के जो है वो कप्पा दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिक यानी विशिष्ट चालकता होती है उसे हम के कप्पा के द्वारा दर्शाते हैं। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर सेकंड पर मीटर, बट क्वाइट ऑफन कप्पा इज एक्सप्रेस्ड इन सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें जो कप्पा है उसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, सेकंड पर सेंटीमीटर, और वहाँ पे जो हमारी चालकता है वो है सेकंड पर मीटर। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई यहाँ पे। कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इन सेकंड पर मीटर इज इट्स कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हमारा जो होता है वो क्या होता है, सेकंड पर मीटर। व्हेन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, it may be noted that 1 second सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 1 सेकंड पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेकंड पर मीटर। तो ये हमारा यहाँ पे रिलेशन क्लियर हो चुका है। चलिए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अब किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में कंडक्टेंस यानी चालकता क्या होगी। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल R। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल दर्शाते हैं, R से। एंड इट इज़ मेजर्ड इन ओम, उसको हम किससे नापते हैं, ओम के द्वारा नापते हैं। विच इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया स्क्वायर। तो ये इसका SI यूनिट में यदि नापते हैं तो इस तरह से इसकी इकाई होती है, जिसके बराबर होता है ये। इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको हम किसके द्वारा नाप सकते हैं, तो इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा भी नाप सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का विद्युत प्रतिरोध
जो होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो जो भी इसका इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो किसके समानुपाती होती है, उसकी लेंथ के समानुपाती होती है, एल के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। और किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुच्छेद जो होता है उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्रतिरोधकता आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। इन दोनों को हम साथ में लगाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं R इज इक्वल टू L/a। तो यहाँ पे कांस्टेंट हटाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है रो, जो P लिखा है वो क्या है हमारा रो। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट जो हमने लिया है रो वो क्या कहलाता है हमारे लिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हमारा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध है। इट्स SI यूनिट्स आर ओम मीटर। तो उसका जो SI यूनिट होता है, इकाई होती है SI इकाई, वो होती है ओम मीटर। एंड क्वाइट ऑफन इट्स सब मल्टीपल ओम सेंटीमीटर, उसको हम ओम सेंटीमीटर में भी दर्शा सकते हैं। फिजिकली द रेजिस्टिविटी फॉर ए सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस। तो हम भौतिक रूप से यदि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की देखें तो वो रेजिस्टेंस ही होता है, उसका प्रतिरोध ही होता है। व्हेन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर। यदि वो तार की लंबाई जो भी हमने ली है वो 1 मीटर हो और उसके क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसका क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर हो, तो हम देखते हैं कि 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। एंड 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 ओम मीटर होगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेराइज अ ग्रेट डील एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो हम जब देखें तो कंडक्टिविटी होती है वो अलग अलग भिन्नता दर्शाती है और वो किसके ऊपर आधारित होती है, जो मटेरियल हमने लिया है, जो मेटल हम लेते हैं उसकी नेचर प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। साथ ही पदार्थ की प्रकृति तो है ही, लेकिन वो उसके साथ में तापमान, उस समय का हमारा ताप क्या है, उस समय का दाब क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। एट विच द मेजरमेंट आर मेड, और उसी के ऊपर हमारी गणना काम करती है। मटीरियल आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो जो हमारी धातु का मटेरियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कंडक्टर्स यानी कि चालक, इंसुलेटर, कुचालक और सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालकों के ऊपर आधारित होती है। डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो किसी भी मटेरियल की चालकता वो किस प्रकार का है उसके ऊपर आधारित होती है। मटेरियल्स एंड देयर एलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड आर नॉन एज कंडक्टर्स। तो जो मेटल्स होती है हमारी वो कौन सी मिश्र धातुओं से बनी होती है और उसकी जो कंडक्टिविटी यानी कि चालकता होती है वो उसके चालकता के प्रकार पर निर्भर करती है। सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग। तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे कुचालक होते हैं जैसे कि कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और कुछ कार्बनिक पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। सब्सटेंस लाइक ग्लास, सिरामिक हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी। तो हमारे कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कि ग्लास,
सिरामिक की चीज़ें होती है उसमें से खूब कम चालकता प्रवाहित होती है। आर नॉन एज इंसुलेटर्स, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, यानी कि सेमीकंडक्टर, यानी उसको कहते हैं हम कुचालक। सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन, डॉप्ड सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड्स हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो जो चालक और कुचालक के बीच में होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, डॉप्ड सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड्स, ये क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक कहलाते हैं। एंड आर इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक के खूब अच्छे महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। सर्टेन मटेरियल्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स बाय डेफिनेशन हैव ज़ीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको, मैंने यहाँ पे सेमीकंडक्टर बोला है लेकिन वो है सुपर कंडक्टर्स, तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं वो सुपर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो सुपर कंडक्टर होंगे यानी कि उसमें रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोध क्या होगा, शून्य, प्रतिरोध होगा ही नहीं, और उसकी जो चालकता होगी वो अनंत होगी यानी इनफाइनाइट होगी। Earlier only metals and their alloys at very low temperature, यदि हम कुछ ऐसी धातुएं और उस मिश्र धातुएं जो खूब कम टेम्परेचर यानी कि 0 से 15 केल्विन वेर नॉन टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स, जिसका तापमान 0 से 15 केल्विन के बीच रखा जाए तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। बट नाउ एडेज a number of ceramic materials and mixed oxides are also known to show superconductivity at temperature as high as 150 Kelvin। लेकिन अभी के समय में सिरामिक के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं और मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, यानी ऑक्साइडों का जो मिश्रण होता है वो क्या जाना जाता है, सुपर कंडक्टिविटी दर्शाता है, और उस समय का तापमान जो होता है वो होता है 150 केल्विन। इतने उच्च ताप के ऊपर सिरामिक पदार्थ और मिक्स्ड ऑक्साइड वो सुपर कंडक्टिविटी को दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है, विद्युत चालकता जो होती है किसी भी धातु में, वो धात्विक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहलाती है, यानी कि विद्युत चालकता कहलाती है, और वो किस कारण से होती है, एंड इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण वो कंडक्टेंस यानी कि चालकता होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, तो किसी भी विद्युत चालकता जो होती है वो किसके ऊपर आधारित होती है, तो द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, तो वो धातु की प्रकृति और उसकी संरचना पर आधारित होती है। दूसरा, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, तो प्रत्येक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करती है। साथ ही टेम्परेचर, यानी कि इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो तापमान इंक्रीज होता है तो चालकता डिक्रीज़ होती है यानी कि कम होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमारी कि हमारे पास में कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, सुपर कंडक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर हो गया है हमारा। चलिए अब हम देखते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो ये भी हमने कर लिया है। चलिए तो यहाँ पे हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।